क्वेश्चन था मुझे कि इस पे बात हो तो आज गॉल ब्लैडर स्टोन पित्ते की पथरी के लिए क्या योगा हो सकता है। अगर पित्ते में पथरियां हों या पित्ता काम ना करता हो तो उसके लिए योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। और तकरीबन अक्सरियत लोगों का पित्ते का प्रॉब्लम है आजकल, उसकी जो वजूहात होती हैं वो सारी हम में पाई जाती हैं जिन वजहों से पित्ते के प्रॉब्लम बनते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पित्ता जो है वो काम क्या करता है जिस्म के अंदर और किस जगह पाया जाता है। फिर उसकी अलामात पे बात करते हैं और फिर उसका जो सलूशन हो सकता है, जो उसके लिए जो योगा में हेल्प हो सकती है उस पर बात करेंगे। पित्ते में जो प्रॉब्लम आता है वो बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल और फिर उसको यूज़ ना करना। मिसाल के तौर पर हम चिकनाई वाली चीज़ें खाएं और साथ कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करें जो कि उस चिकनाई को हजम कर ले, तो ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है ज़्यादा एनिमल्स का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल। एक हद है ना, एक तरतीब में आप उसको लें, म्याना रवि से उसको लेके चलें आप। अगर हम डेली बेसिस पे चाहे चिकन का इस्तेमाल शुरू कर दें तो है तो एनिमल, बर्ड, तो जितना आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उससे फिर पित्ते के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और आजकल बहुत ये आम चीज़ हो चुकी है कि घर में कोई भी चीज़ पकती है तो उसमें चिकन लाजमी होता है। अब सब्ज़ी को सादा पकाना भी मुश्किल हो गया है और दाल को भी सादा पकाना मुश्किल हो गया। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, पहले दाल और सब्ज़ी सादा ही पकती थी, उसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं होता था। जब से हमने मुर्गन ग़िज़ाएँ बढ़ा दी हैं तब से ये मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि जहाँ सीने की हड्डी ख़त्म होती है ना, जहाँ सीने की हड्डी जैसे पेट का सेंटर, यहाँ पे शुरुआत होती है इसकी दर्द। कभी कभी यहाँ दर्द शुरू होता है, यहाँ पे आपको फील होता है जैसे अब खाने के बाद अक्सर लोगों को होता है ना कि यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तो ये पहली अलामत है इसकी, पता चलता है इससे कि भी पित्ते में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ सोजिश हो रही है। लाजमी नहीं है कि पथरी हो पित्ते के अंदर, सोजिश भी हो सकती है पित्ते की। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये राइट साइड पे दर्द जाती है, लेफ्ट नहीं जाती। अगर वैसे मैदे की दर्द हो तो लेफ्ट साइड पे जाती है, आंतड़ियों का प्रॉब्लम हो तो फिर आपके पेट के लेफ्ट साइड पे दर्द मूव करती है। लेकिन जब पित्ते का प्रॉब्लम होता है तो फिर ये राइट साइड पे मूव करती है। ये इसकी बड़ी निशानी है, याद रखिएगा कि पित्ते में जब भी प्रॉब्लम होगा और पेट में दर्द होगी तो वो राइट साइड की तरफ अटैक करेगी। ये जिगर के साथ अटैच होती है और छोटी आंत के साथ इसका कनेक्शन होता है। इसके अंदर एक सिरप होता है जिसको बाइल कहते हैं। वो छोटी आंत को बाइल अगर ये सप्लाई कर दे तो चिकनाई हजम हो जाती है। जब सोजिश हो जाती है या इसके अंदर पथरियां हो जाती हैं तो फिर वो बाइल इससे निकल नहीं पाती पित्ते के अंदर से, तो छोटी आंत को मैसर नहीं होती, फिर इसलिए फिर इस तरह की चीज़ें हजम नहीं होती। चिकनाई वाली चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ाएँ हजम नहीं होती। फिर इसका जो है वो एहतियात क्या की जाए। जिनको शिकायत हो इस तरह की कि खाना खाने के बाद अगर पेट में दर्द होता है या चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद या मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने के बाद अगर पेट में दर्द हो रहा है इस जगह पे और थोड़ा वो राइट साइड की तरफ मूव करता है तो फिर आप कोशिश करें। सबसे पहले तो इसका है कि देखिए एहतियात करें, इन चीज़ों से फिर बचें, चिकनाई से बचें और मुर्गन ग़िज़ाओं से बचें, ज़्यादती ना करें अपने बॉडी के साथ। दूसरा फिर इसका ये है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो चुका है और आप इसको ठीक करना चाहते हैं, पित्ते को आप बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा
जो है वो खाने पीने में थोड़ी चेंज लानी होगी। कुछ ब्रीदिंग्स हैं, कुछ डाइट प्लान है, वो भी डिस्कस होगा, और कुछ आपको योग के मुद्रा और पोजेस वो भी आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसका ये भी काम होता है पित्ते का कि ये इंसान का जो मुंह का टेस्ट है, अगर वो कड़वा हो रहा है तो फिर भी आपको पित्ते का चेकअप कराना चाहिए। अक्सर ये भी शिकायत सुनने को मिलती है कि मुंह का टेस्ट कड़वा होता है या मुंह का टेस्ट ठीक नहीं है। अगर आपका टेस्ट बेहतर नहीं है, आपको टेस्ट की पहचान नहीं हो रही, कुछ चीज़ खाते हैं, तो फिर भी आपको लाजमी इसका पित्ते का चेकअप कराना चाहिए कि ये कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई इनिशियल स्टेज पे ही होता है। अब ब्रीदिंग की तरफ आते हैं। योगा से हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं अपने पित्ते को। योगा ये कहता है कि अगर जिस्म में किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए, सिर्फ पित्ते की नहीं, पूरी बॉडी में किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए, जैसे मैंने अर्ज किया था कि पित्ते से बाइल छोटी आंत की तरफ जाने में रुकावट हो तो ये प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है। वो सोजिश से हो या वो पथरियों से हो, वो ब्लॉकेज हो जाती है। उसके लिए बेहतरीन ब्रीदिंग कपालभाति है। पूरे जिस्म में किसी जगह ब्लॉकेज हो जाए, चाहे वो दिल की हो, वो किसी किस्म की ब्लॉकेज हो, वो खवातीन की खास प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन ब्रीदिंग कपालभाति है। तो कपालभाति करने का तरीका समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग उसको सही प्रॉपर कर नहीं पाते। उसमें टेक्निक ये है कि सांस को लेना भी है और निकालना भी है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि सिर्फ सांस को निकालने में प्रैक्टिस की जाती है। सांस को निकालते ही नहीं रहना, सांस लेना भी है। जब सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, आहिस्ता करना। तो ये सांस लें भी, सांस निकालें भी। सांस निकालते हुए एक झटके से सांस को निकालना है और पेट अंदर की तरफ दब जाएगा, बल्कि पेट के दबने से सांस निकलनी चाहिए। पेट के प्रेस होने से आपकी सांस बाहर निकलनी चाहिए, इतना प्रेशर हो पेट के दबने में कि आपकी सांस बाहर निकल जाए। तो ये है कपालभाति। ये बॉडी में किसी भी किस्म की जो नॉट लग जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको ये खोलती है, उस एरिया को रिलैक्स करती है, वहाँ प्रॉब्लम्स को कम करती है। इसका ड्यूरेशन ये होगा कि आप शुरू में 1 मिनट करें, 1 मिनट करने के बाद 1 मिनट रेस्ट कर लें और दोबारा 1 मिनट कर लें। इस तरह 3 सेट कर लें, मतलब 3 मिनट आपने टोटल इसको करना है और 3 मिनट आपने रेस्ट करना है। अगर आप इसको रेगुलर 3 मिनट करते हैं तो आपकी कमर में दर्द भी निकल सकता है, इसकी एहतियात है, क्योंकि पेट को जब पीछे खींचते हैं तो कमर पे प्रेशर आता है, कमर के ऊपर प्रेशर आता है। तो इसकी एहतियातन आपने ये रखना है कि आपने 1 मिनट एक वक्त में करना है, एक वक्त में 1 मिनट करना है, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट करना है, फिर आपने 1 मिनट करना है, फिर रेस्ट करना है। ये बेहतरीन ब्रीदिंग है। फिर जो मुद्रा इसमें काम आएगा वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा दरमियान की 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ यूं मिलाना होता है, जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। ये मुद्रा जो है ये जिस्म में ज्यादतियों को नीचे लाने का मुद्रा है। किसी भी किस्म की बॉडी के अंदर ज्यादतियाँ हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं चीज़ें, जो चीज़ें बढ़ जाती हैं उनको नीचे लाने का मुद्रा है।
इसको कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, और मैक्सिमम 24 आवर्स में 1 आवर कर सकते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 घंटों में 1 घंटा ही करें इसको मैक्सिमम। आप वो 1 वक्त में कर लें या 2 वक्त में कर लें या 3 वक्त में कर लें, डिवाइड कर लें, तो कम से कम 5 मिनट तो लाजमी करना है। अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 20 मिनट आप 3 टाइम अ डे इसको कर सकते हैं। सिर्फ टच करके आप बैठे रहें या लेट जाएं। आपने वॉक करते हुए नहीं इसको बनाना। वॉक करते हुए इसको बनाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप बैठे रहें या लेट जाएं, बातें कर सकते हैं इस दौरान आप। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ अटैच रखें साथ। तो ये बेहतरीन मुद्रा है पित्ते के प्रॉब्लम के लिए या पित्ते की पथरियों के लिए, सोजिश के लिए। अब आते हैं पोजेस की तरफ। इसमें जो है वो कौन से पोजेस फ़ायदेमंद हो सकते हैं। पहला जो पोज हम करेंगे तो उसको योग में कहा गया है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन से पहले आप अर्धा पश्चिमोत्तानासन कर लें, हाफ। एक लेग फोल्ड कर लें, एक लेग फोल्ड कर लें और एक लेग को सीधा रखें। अब जो देखने में आता है या जो आसान है वो तो यही है कि लोग घुटने को सर लगाने की कोशिश करते हैं और टच कर लेते हैं, आराम से टच हो जाता है। लेकिन ये इसकी प्रॉपर टेक्निक नहीं है। टेक्निकल अगर आप इसको देखें तो ये टेक्निकल ये पोज ठीक नहीं है। माथा घुटने के ऊपर टच करना, इससे वो फ़ायदा नहीं होगा जो इसका काम है, जो इसका काम होना चाहिए। फिर आपने प्रॉपर इसको नहीं किया। इसका जो सही अंदाज है वो ये है कि अपने पेट को थाई की तरफ खींचना, कमर को सीधा रखते हुए। कमर गोल नहीं होनी चाहिए। आपकी टांग के नीचे स्ट्रेच आना चाहिए। जब आप गोल कर लेते हैं कमर को, आपकी कमर गोल हो जाती है तो आपकी टांग को पता भी नहीं चलता, टांग पे प्रेशर नहीं आता नीचे वाले हिस्से पे, आपकी कमर पे स्ट्रेच आता है। तो फिर वो गॉल ब्लैडर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसको फ़ायदा पहुंचाना है तो फिर आपकी टांग के नीचे स्ट्रेच आना चाहिए। उसमें यह है कि कमर को सीधा रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे आप इस तरह, जितना आप आगे आ सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे आए हैं तो आपकी कमर के नीचे स्ट्रेच आ रहा है, लेकिन कमर को और सीधा करें, और जितना सीधा कर सकते हैं। टांग के नीचे स्ट्रेच आ रहा है ना सबके, ये स्ट्रेच लाना है। स्ट्रेच करेंगे ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हुए और यहाँ रुक जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, आप नीचे और आते जाएंगे। पेट को आपने थाई के ऊपर रखना है, ना कि आपने माथे को नीचे खींचना है। आप 5 से 6 दफ़ा या 10 दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें, तो इससे आपके टांग में नीचे स्ट्रेच अगर आता है तो टांगों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ साथ आपके जो है वो गॉल ब्लैडर को भी फ़ायदा होगा। इसी तरह फिर दूसरी साइड से कर लेंगे। आज अशरफ साहब आपकी फरमाइश पे ये हो रहा है और आज आप लेट हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। आपने ही कहा था, लेकिन ये प्रोग्राम हम आपको दे देंगे सारा। कमर को सीधा रखते हुए इसी तरह फिर आपने स्ट्रेच करना है। टांग के नीचे खिंचाव आना चाहिए। अगर आपने कमर गोल कर ली तो फिर टांग रिलैक्स हो जाती है। कमर गोल कर लेंगे तो टांग रिलैक्स हो जाती है। तो कमर को सीधा रखें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ कमर को खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू करें। इसी तरह फिर आप जो पश्चिमोत्तानासन करना है वो बिल्कुल टांगें सीधी कर लें दोनों। अब इसमें भी आपने कमर को सीधा रखना है और सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पेट को थाइस के ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अब इस दोनों टांगों के पीछे खिंचाव आता है।
आपका कभी भी मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपने माथा नीचे लगाना है। इसमें माथा नीचे लगाना टेक्निक नहीं है। इसमें टेक्निक ये है कि अपने पेट को खींचना है घुटनों के ऊपर, बल्कि इसमें ऊपर देखा जाता है और ऊपर देखा जाता है ताकि कमर और सीधी हो। आप जितना ऊपर देखेंगे आपकी टांगों के नीचे खिंचाव बढ़ेगा, टांगों के बैक मसल्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप यूँ करते हैं कमर को सीधा रखते हुए और ऊपर देखते हैं और ऊपर, तो नीचे आपके टांगों का खिंचाव आता है। ये बेहतरीन अंदाज़ है। और इसके साथ अब दूसरा जो पोज होगा वो है कोबरा पोज। मैं इसके करीब लेता हूँ। कोबरा पोज, उल्टा लेट जाते हैं इस तरह और शोल्डर लेवल पे हाथ रखें ऐसे, ऊपर की तरफ अपने आप को खींचना है और ऊपर देखना है। सांस निकालते हुए नीचे, सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस निकालते हुए नीचे। ये इसका दूसरा पोज होगा। और तीसरा पोज उसको कमान पोज कहते हैं। कमान पोज, बो आसन, धनुरासन भी कहते हैं संस्कृत में, लेकिन बो का पोज, बो इंग्लिश में है और कमान उर्दू में। दोनों लेग्स पकड़ लें ऐसे घुटनों से, टखनों से, और आपने दोनों साइड से उठने की कोशिश करनी है। सांस निकालते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस निकालते हुए नीचे। और इसके बाद फिर ऐसे लेट जाएं और एक एक टांग को ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर लेते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale। इसके बाद सीधा लेट जाएं, और सर्वांगासन करेंगे। लेग सीधी ऊपर उठा के सीधे होने की कोशिश करेंगे, सांस निकालते हुए। इनहेल, एक्सेल, टांगे सीधी करने की कोशिश करेंगे जितना आराम से हो सके। तो ये 5 पोजेज हैं, ये अगर कर लिए जाएं तो इससे जो है वो पित्ता रिपेयर होता है। पित्ते के अंदर प्रॉब्लम जो है, सोजिश हो या स्टोन हो, बेहतरी आती है। लेकिन साथ आप डाइट प्लान ज़रूर रखें कि चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें, और
जो खाने की चीज़ इसमें फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है वो है अंजीर। एक अंजीर या 2 अंजीर, मैक्सिमम 3, सुबह निहार मुँह खा लें। सुबह निहार मुँह मैक्सिमम 3 तक, 1, 2 या 3, जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे। आप सुबह निहार मुँह अंजीर खाया करें, उससे जिस्म की सफाई होती है। अंदर के जो गलाजतें हैं, अगर आप प्योरीफिकेशन चाहते हैं, अपनी बॉडी की प्योरीफिकेशन चाहते हैं, नालियों को साफ़ करना चाहते हैं, तो अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंजीर जो है ये नालियों को साफ़ करने का काम करती है, जिस्म के अंदर जो गलाजत है उसको निकालने का काम करती है। तो सुबह आप निहार मुँह अगर नहीं खा सकते तो आप किसी टाइम भी खा सकते हैं। बेहतर होता है कि आप निहार मुँह उसको लें, उसका फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा जो इसमें फ़ायदेमंद चीज़ है वो चुकंदर का जूस है। चुकंदर का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में भी, और उसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोशिश करें कि अनपका ज़्यादा खाएं, मतलब कच्ची सब्ज़ियां जो खा सकते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, तो फिर इसमें फ़ायदा होता है कि ये जो नरम ग़िज़ा, जितनी आप चिकनाई के बगैर ग़िज़ा लेंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर है भी तो इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।